Hello scholars, welcome to Dakshinai classroom. Today we are going to discuss FST 03 paper 1 solutions. FST 03 में क्वेश्चन नंबर 21 से विच इज सेक्शन बी हमारा फिजिक्स पार्ट स्टार्ट है, तो उसका सॉल्यूशन अभी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें रजिस्टर्स हैं, यहाँ पे 3 सेल्स हैं, ये एक चौथा सेल है। हमको निकालना है कि करंट्स क्या होंगे, पोटेंशियल क्या होगा, ये निकालना है। तो जब भी ऐसे सर्किट आए आपको ये याद रखना है कि आपके पास दो सबसे बड़े रूल हैं। एक होता है जंक्शन रूल, एक होता है लूप रूल। लूप लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जंक्शन लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जंक्शन लॉ अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, 6 एम्पियर इंटर कर रहा है, 5 एम्पियर एग्जिट कर रहा है, 1 एम्पियर बच गया, तो ये आपका 1 एम्पियर हो गया। सेम चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। 5 एम्पियर इंटर कर रहा है, 7 एम्पियर एग्जिट कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 एम्पियर हमको इंटर कराना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, आर्म एडी में आई एम्पियर करंट अज्यूम कर लेंगे। तो ये आई एम्पियर 6 एम्पियर एग्जिट, तो यहाँ पे 6 माइनस आई एम्पियर हो गया। यहाँ पे 7 एम्पियर इंटर, आई एम्पियर एग्जिट, तो ये 7 माइनस आई एम्पियर एग्जिट हो गया। यहाँ पे 2 एम्पियर इंटर, 7 माइनस आई एम्पियर इंटर, तो ये 9 माइनस आई एम्पियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, जंक्शन लॉ तो हमने लगा दिया, अब हम लूप लॉ लगाएंगे। अप्लाई लूप लॉ एट, किस लूप में लगाएंगे, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से वापस ए आ गए, एंटी क्लॉकवाइज। तो अप्लाई लूप लॉ एट विच लूप, ए बी सी डी अगेन ए। तो क्या होगा देखो, जब ए से बी जाएंगे क्या होगा, वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, माइनस ऑफ आर टाइम्स 7 माइनस आई। बी से सी गए, माइनस ऑफ आर टाइम्स 9 माइनस आई। सी से डी, माइनस ऑफ 6 माइनस आई इंटू आर। डी से ए गए, प्लस, क्योंकि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, आर टाइम्स आई, तो वापस आ गए, टोटल इक्वल 0। इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, आर आई आर आई आर आई आर आई, 4 आर आई, 1 2 3 4, माइनस 7 आर माइनस 9 आर माइनस 6 आर, तो कितना हो गया, माइनस 7 माइनस 16 माइनस 22 आर इक्वल 0। आर से आर कैंसिल हो गया, आई इज इक्वल टू 5.5 एम्पियर। तो आपका करंट क्या आ गया, आई की वैल्यू 5.5 एम्पियर आ गई। ए से डी जा रहे हो, आई की वैल्यू 5.5, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है कि करंट इन द डायरेक्ट एडी इज 5.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी देखो क्या दिया हुआ है, करंट इन डीसी इज 0.5 एम्पियर। 6 माइनस 5.5 क्या होता है, 0.5, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कि E2 इज 6 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से लूप लॉ लगाना पड़ेगा। अब हम लूप लॉ किस में लाएंगे भाई, जो हमारा लूप है उसमें ये वैल्यू कंटेन होनी चाहिए। तो कौन सा लूप लगाएंगे, E से F जाएंगे, F से B जाएंगे, B से A जाएंगे, A से वापस E पे आ जाएंगे। तो अप्लाई लूप लॉ टू द लूप E F B A अगेन E। तो E से F गए आप, ये प्लस साइन, ये नेगेटिव साइन, तो माइनस ऑफ E2। F से B गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 0। B से A गए, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, प्लस R टाइम्स 7 माइनस आई। A से E गए, प्लस 0, टोटल इक्वल 0। सॉल्व करो, माइनस E2 इक्वल टू माइनस E2 प्लस R की वैल्यू 4 दे रखी है, I की वैल्यू 5.5 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 4 इंटू 1.5 इक्वल 0। यहाँ से आ गया E2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या है, सही है। अब हमको ये देखना है कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ E4 इज 1 ओम। हमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो निकालने के लिए अगेन फिर से लूप लॉ, क्या है लूप लॉ, किस लूप में लगाएंगे, सी से चलो, सी डी एच
G and again C. C D H G वापस से C, ठीक है, C D H G वापस C. C से D गए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस ऑफ R टाइम्स 6 माइनस I. D से H गए कोई वोल्टेज चेंज नहीं, जीरो. H में देखो जब H से आप G पे जाओगे तो 2 होगा. यहाँ से यहाँ जब आप जाओगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो तो माइनस ऑफ 1 टाइम्स R, और जब इस टर्मिनल से इस टर्मिनल में जाओगे तो माइनस ऑफ 4. यहाँ पे प्लस 4 हो जाएगा क्योंकि ये आपका लो वोल्टेज से हायर वोल्टेज जा रहे हो. यही आपको ध्यान देना है कि यहाँ से यहाँ जाने में आपको एक बार में प्लस या माइनस नहीं करना है. आपको ध्यान देना है कि जब आप ये पॉइंट से ये पॉइंट पे जा रहे हो तो रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल कम हो रहा है, लेकिन जब आप इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे जा रहे हो तो बैटरी है तो पोटेंशियल बढ़ रहा है. तो ये +4 इक्वल 0 हो गया क्योंकि G से C पे वापस आए. अब इसको सॉल्व करें. माइनस ऑफ R की वैल्यू 4 दी हुई है, 6 माइनस I की वैल्यू 0.5 हो गई. माइनस ऑफ R प्लस 4 इक्वल 0. ये क्या हो जाएगा -2. तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो R इक्वल टू 2 ओम आएगा. R इक्वल टू 2 ओम आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है. क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, एक डिस्क है, डिस्क का मास m है, रेडियस r है. डिस्क के एक एंड पे एक थ्रेड बंधा है जिसका लेंथ 2r है, दूसरे एंड पे दूसरा थ्रेड बंधा है, इसका भी लेंथ 2r है. दोनों थ्रेड पे एक एक मास अटैच है जिनका मास m दिया हुआ है. ये बोल रहे हैं कि एट अ पॉइंट एक टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल्स को v0 की वेलोसिटी दे रहे हैं. अब देखो क्या करेंगे हम, ये जो पार्टिकल है P पे, इसको हम जहाँ पे डिस्क पे वो अटैच है उसके साथ ऑब्जर्व करेंगे. जैसे ही ये पार्टिकल आगे जाएगा स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, टेंशन आ जाएगा. इसमें भी क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग हमारा डिस्क क्या हो जाएगा, अज्यूमिंग अल्फा से रोटेट कर जाएगा. अब देखते हैं क्या होता है. P को हम A पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे, देखो क्या होता है. ऑब्जर्विंग P फ्रॉम A, ये जो P है इसको हम A पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे, देखो क्या आता है. P को जब A से आप ऑब्जर्व करोगे आपको ये दिया हुआ है कि जो V0 है वो थ्रेड के परपेंडिकुलर है. तो एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, इसका एक्सेल लिखोगे m V0 स्क्वायर बाई 2r. ये फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन V0 स्क्वायर बाई 2r. लेकिन ध्यान देना कि जो V0 स्क्वायर बाई 2r है वो किसके रेस्पेक्ट में है, A के रेस्पेक्ट में. और A क्या है, खुद आपका अल्फा से रोटेट कर रहा है. तो A का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अल्फा r, लीनियर एक्सेलरेशन. तो सिंस A हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है हमको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा. तो ये टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, T प्लस मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ द रेफरेंस. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा टाइम्स r है. ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया. अब टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे, किसके लिए, डिस्क के लिए. डिस्क पे कितना, देखो यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है, इसका r क्रॉस t, इसका r क्रॉस t. तो फॉर द डिस्क क्या लिखोगे, फॉर द डिस्क क्या हो गया, tr यहाँ पे टॉर्क, tr यहाँ पे टॉर्क. तो टोटल कितना हो गया, ट्वाइस tr, टोटल टॉर्क ट्वाइस tr. अब टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, I टाइम्स अल्फा. डिस्क है, डिस्क का I क्या लिखोगे, mr स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा. इसको सॉल्व करो, r से r कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या आ गया, 4 टाइम्स t इज इक्वल टू mr अल्फा. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब 1 और 2 को आप सॉल्व करो. 1 और 2 को सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, mr अल्फा के जहाँ पे क्या लिख दें, 4 टाइम्स t. तो 4 टाइम्स t है 5 टाइम्स t. तो 5t इज इक्वल टू mv0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस r. ये 5t हो गया. तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो t इक्वल टू mv0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स r.
ठीक है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mv0 स्क्वायर बाई 10r विच इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। उसके बाद देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क अल्फा। भाई टी की वैल्यू पता है तो क्या बोलेंगे, अल्फा जब हमको निकालना हो तो यहां पे दिया हुआ है 4 टाइम्स टी इज इक्वल टू एम आर अल्फा। टी की वैल्यू पुट कर दो 4 इंटू एम वी नॉट स्क्वायर बाई 10r इज इक्वल टू एम आर अल्फा। मास से मास कैंसिल हो गया, ठीक है। तो वी नॉट 2v0 स्क्वायर बाई 5r इज इक्वल टू 5r स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी 2v0 स्क्वायर बाई 5r स्क्वायर विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों है कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी v0 स्क्वायर बाई 2r। पे अटेंशन, v0 स्क्वायर बाई 2r होगा लेकिन वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो हमारा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में v0 स्क्वायर बाई 2r नहीं होगा। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, फोटो करंट रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज रिड्यूस्ड फर्दर बिलो द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल से भी नीचे अप्लाई वोल्टेज को कर दे तो फोटो करंट का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, उसमें हमारा क्या होता है, उसमें जब हम करंट देखते हैं तो कैसे आता है, करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज। ये अप्लाइड वोल्टेज हो गया, ये आपका करंट हो गया। तो ग्राफ समवेयर लाइक दिस आता है, ये सैचुरेशन करंट। तो ये अप्लाइड वोल्टेज जब यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल से भी पीछे कर देंगे अप्लाइड वोल्टेज को तो निगेटिव करंट होता है क्या, नहीं, करंट वो जीरो ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, फोटो करंट वेरीज लीनियरली विथ अप्लाइड वोल्टेज। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी, द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स अनअफेक्टेड इफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। देखो भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल का कैसे इक्वेशन लिखते हो, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव। हम म्यू को चेंज नहीं करेंगे। अब म्यू को चेंज नहीं करेंगे तो डज नॉट मैटर कि हमारे 100 फोटॉन स्ट्राइक कर रहे हैं या 200 स्ट्राइक कर रहे हैं या 1 स्ट्राइक कर रहा है, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इफ यू कीप द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स सेम। ओके, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सैचुरेशन करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। देखो भाई क्या होता है कि जितना ज़्यादा इंटेंस लाइट होगा उतना ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे, जितने फोटॉन्स आएंगे उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और जितने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ज़्यादा सैचुरेशन करंट। तो इट डज डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मीनिंग ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। ओनली करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से रेस्ट पे स्टार्ट होता है और उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इस फॉर्म में दे रखी है। अभी क्या करेंगे, स्टेटमेंट नंबर 1 ऑप्शन ए, एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। आपको पता है कि वेलोसिटी हमको दे रखी है, एक्सेलरेशन निकालना हो तो आप सिंपली क्या कर दो, dv बाई dt कर दो। dv बाई dt कर दो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1i कैप प्लस ट्वाइस ऑफ टी जे कैप। तो इसका x कंपोनेंट क्या है, 1i कैप विच इज कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, द पार्टिकल फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ। भाई पैराबोलिक पाथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैराबोलिक पाथ निकालने के लिए हमें x और y में रिलेशन चाहिए। देखते हैं क्या होता है। वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज नथिंग बट व्हाट, डिफरेंशिएशन।
तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। सॉल्व करो। डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू टी यहाँ पे, तो इंटीग्रेटिंग डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग टी डी टी, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू और t इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2x। सेम वे में हम y को सॉल्व करेंगे। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटीग्रेटिंग डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग टी स्क्वायर डी टी, तो y इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3। y इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 आ गया। अब हम t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, क्या मिलेगा y 3y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2x क्यूब, एक स्क्वायर कर दो बोथ साइड में, 9y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर कर दोगे ये 2x हो जाएगा, क्यूब है 8x क्यूब, तो क्या मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई 9 एक्स क्यूब। पैराबोला तो क्या होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, तो ये उस फॉर्म में तो है नहीं, तो पार्टिकल डज नॉट फॉलो अ पैराबोलिक पाथ, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में ये दिया हुआ है कि एट t इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0, लेकिन अभी अभी हमने देखा था कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या आया था, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल वाज 1 आई कैप प्लस ट्वाइस टी जे कैप। तो t इक्वल टू 0 पे y कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन विल बी 0 बट टोटल एक्सेलरेशन विल नॉट बी 0, तो ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है। अगला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ ध्यान से देखो, ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है, दोनों चेंज हो रहा है, तो इनके बीच का एंगल भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा, तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में ये सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर है, ये दोनों बैटरीज हैं, इसका प्लस टर्मिनल यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे, इसका माइनस यहाँ पे, प्लस यहाँ पे। इन्होंने बोला कि पहले हमने S को 1 से कनेक्ट किया है। जब आप S को 1 से कनेक्ट करोगे टर्मिनल 1 से, यहाँ पे चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना होगा, U1 विल बी, आपको पता है कैपेसिटर को आप बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करते हो तो आपका एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है, हाफ इंटू कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाई EMF E1 स्क्वायर, और E1 इक्वल टू E दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हाफ C E स्क्वायर, ये हो गया U1। अब हमको देखना है कि यहाँ पे R1 जो है उसमें एनर्जी लॉस कितना हुआ। एनर्जी लॉस कितना होता है, वर्क डन बाय द बैटरी माइनस ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, यही लॉस हो जाएगा। तो बैटरी ने कितना वर्क किया, देखो एनर्जी लॉस H1 विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी E1 माइनस ऑफ U1। बैटरी कितना वर्क करेगी, बैटरी वर्क करेगी चार्ज सप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल Q टाइम्स V। तो चार्ज सप्लाइड कितना लिखोगे, चार्ज सप्लाइड CE होगा, तो C टाइम्स E इज द चार्ज सप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल माइनस U1 क्या है, हाफ C स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हाफ C स्क्वायर। ओके, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन R1 विल बी हाफ C स्क्वायर, U1 विल बी हाफ C स्क्वायर। अब वो क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमने क्या किया, हमने जो स्विच है उसको टर्मिनल 1 से हटा के टर्मिनल 2 पे रख दिया। अब क्या होगा, जब आप 1 से हटा के ये स्विच को टर्मिनल 2 पे रखोगे तो क्या होगा, अब ये बैटरी प्लस चार्ज यहाँ से सप्लाई करने लगेगी, बट रिमेंबर यहाँ पे ऑलरेडी ये कैपेसिटर क्या है, फुली चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो क्या होगा, पहले ये बैटरी इस माइनस चार्ज को क्या करेगी, कैंसिल करेगी, फिर अपना और प्लस चार्ज सप्लाई करेगी।
तो यहाँ पे चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना आ जाएगा, C टाइम्स E2, और E2 की वैल्यू तो E के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या बोलेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर आफ्टर टर्मिनल हैज बीन कनेक्टेड टू 2 फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कितना होगा, हाफ कैपेसिटेंस टाइम्स E2 स्क्वायर, और E2 की वैल्यू तो क्या है, E के इक्वल है, तो हाफ C E स्क्वायर, ये E2 आ गया। अब ध्यान से देखो, यहां पे ऑलरेडी -CE चार्ज पहले से था और फाइनल चार्ज कितना है, +CE। तो इस बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, माइनस चार्ज ऑलरेडी था, फाइनल प्लस है, तो कितना सप्लाई हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो +CE माइनस ऑफ -CE, तो टोटल कितना हो गया, ट्वाइस CE। तो चार्ज सप्लाइड बाय दिस बैटरी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स CE। ठीक है, तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या लिखोगे, वर्क डन बाय द बैटरी विल बी ट्वाइस CE टाइम्स E, 2 CE स्क्वायर। भाई वर्क डन बाय द बैटरी इतना है और एनर्जी स्टोर्ड इतना है। अब यहाँ पे गलती मत कर देना कि सर आपने तो बताया था कि हीट प्रोड्यूस होता है वर्क डन माइनस एनर्जी स्टोर्ड, नहीं। ध्यान से देखो, इसमें पहले भी हाफ CE स्क्वायर था और बाद में भी हाफ CE स्क्वायर ही है। तो कैपेसिटर के लिए चार्ज जो स्टोर्ड है उसमें कोई फर्क नहीं है, एनर्जी स्टोर्ड में कोई फर्क नहीं है, बस टर्मिनल चेंज हो गया है। तो भाई जब कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है उसमें कोई फर्क ही नहीं आया, तो ये जो वर्क डन है वो गया कहाँ, यही वर्क डन आपका हीट एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएगा इन द रजिस्टर R2। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे कि H2 इक्वल टू ट्वाइस CE स्क्वायर। तो H2 इज इक्वल टू ट्वाइस CE स्क्वायर हो गया। अब ऑप्शन देख लो, U1 बाई U2 क्या होगा, U1 भी हमारा हाफ CE स्क्वायर था, U2 भी हाफ CE स्क्वायर है, तो U1 बाई U2 1 हो गया। H1 बाई H2 क्या होगा, H1 हमारा हाफ CE स्क्वायर था, H2 हमारा ट्वाइस CE स्क्वायर है, तो H1 बाई H2 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या है, H2 इज इक्वल टू ट्वाइस H1 विच इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी, H2 इज इक्वल टू CE स्क्वायर विच इज ऑल्सो रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, उसको हम v वेलोसिटी से, v0 वेलोसिटी से x डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का डायरेक्शन z एक्सिस के अलाउंग है, k कैप है। अभी क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका क्या हो जाएगा, फोर्स अंदर की तरफ लग जाएगा, तो x y z, तो -z में आपका फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर लगेगा, z, तो दो फोर्स लगेंगे, एक आपका -y में, दूसरा आपका z में। तो आपको पार्टिकल कैसे दिखेगा, आपने देखा होगा कि पार्टिकल हेलिकल पाथ में जाता है, आपने स्प्रिंग देखी होगी। आप जब आप इधर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि पार्टिकल हमारा ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ रहा है, ये सर्कल में घूम रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ता जाएगा, जैसे स्प्रिंग में होता है हेलिकल पाथ। अब आपको क्या पता है कि ये जो सर्कुलर मोशन करेगा और आगे बढ़ता जाएगा, इस सर्कुलर मोशन का रेडियस क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू mv/qb, और इस सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड क्या लिखोगे, t इज इक्वल टू 2πm/qb। जब आप इधर से देखोगे ऐसे, जब यहाँ से आप ऐसे देखोगे तो आपको पार्टिकल कैसा दिखेगा, आपको पार्टिकल ऐसा मोशन करते हुए दिखेगा। इसको y मान लो, इसको x मान लो, तो आपको पार्टिकल दिखेगा कि ये ऐसे मोशन करते हुए, ऐसे मोशन करते हुए आगे आ रहा है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू πm/qb। भाई πm/qb मतलब हाफ टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड में पार्टिकल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। कितना आ जाएगा, डायमीटर के इक्वल, डायमीटर कितना होगा, ट्वाइस ऑफ r, नेगेटिव डायरेक्शन में है, विच इज ट्वाइस mv/qb, माइनस में हो जाएगा क्योंकि ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कि एट टी इज इक्वल टू पाई एम बाई क्यू बी वाई कोऑर्डिनेट विल बी माइनस ट्वाइस एम वी नॉट बाई क्यू बी, क्योंकि हाफ टाइम पीरियड में पार्टिकल यहाँ पे आएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखना है हमको कि जेड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो देखो कि जो जेड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो जेड में फोर्स लगाएगा नहीं। जेड में मोशन किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन इन द जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स चार्ज डिवाइडेड बाय मास। ये कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, एम कांस्टेंट। तो जेड डायरेक्शन में कब कब टच करेगा? ध्यान से देखो, यहां से हम ऐसे चले थे, ऐसे घूम के एक टाइम पीरियड, फिर दूसरा टाइम पीरियड, फिर तीसरा टाइम पीरियड, मतलब आफ्टर एवरी वन टाइम पीरियड जो पार्टिकल है वो जेड एक्सिस को क्या करेगा? क्रॉस करेगा। तो क्या करेंगे? जीरो से स्टार्ट किए थे तो एट टी इज इक्वल टू जीरो जेड इज जीरो। एट टी इज इक्वल टू फर्स्ट टाइम पीरियड जेड वन, जब पहली बार क्रॉस करेगा तो जेड वन इक्वल टू क्या लिखोगे? जेड वन इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन जेड इंटू टाइम पीरियड का स्क्वायर। जब दूसरी बार क्रॉस करेगा, कितने टाइम पीरियड बाद क्रॉस करेगा? 2 टाइम पीरियड, तो जेड टू इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन इन द जेड ट्वाइस टी स्क्वायर। उसी तरह से जेड थ्री इक्वल क्या लिखोगे? हाफ एक्सेलरेशन जेड इंटू 3 टाइम्स टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, पहली बार जीरो था, जीरो से स्टार्ट हुआ, पहली बार कब क्रॉस किया? जेड वन पे, तो जीरो से जेड वन हाफ ए जेड टी स्क्वायर। जेड वन से जेड टू क्या हो जाएगा? जेड वन से जेड टू हो जाएगा हाफ ए जेड 4 टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 3 टी स्क्वायर। उसी तरह से Z2 से Z3 कितना हो जाएगा? 9 टी स्क्वायर माइनस 4 टी स्क्वायर हाफ ए जेड 5 टी स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये जो जब जब क्रॉस कर रहे हैं तो दो कंजिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का रेशियो क्या है? 1:3:5। तो ऑप्शन नंबर कौन कौन सा आपका सही है? आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर सी और डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में ये आपका सिस्टम है, ब्लॉक को हम मूव करा रहे हैं। आफ्टर सम टाइम ब्लॉक आपका ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, ये 5 मीटर, ये 3 मीटर, तो ये 4 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे हम कंस्टेंट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो V2 इज इक्वल टू V1 cos 37 होना चाहिए। तो V2 इक्वल V1 cos 37, ये कंस्टेंट इक्वेशन अप्लाई कर दिया हमने। अब हमको क्या करना है कि भाई देखो ये सिस्टम है, ये जो फोर्स है इंटरनल फोर्स है, तो हमारा मोमेंटम क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए। मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल वेलोसिटी V0 19 मीटर पर सेकेंड मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई V1 प्लस मास ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई V2 cos 37 प्लस मास ऑफ C मल्टीप्लाइड बाई V2 cos 37। अभी मास ऑफ A, B, C सबका 3 kg इक्वल है तो सबको कैंसिल कर दो, क्या बचेगा? 19 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 cos 37, V2 cos 37 ट्वाइस V2 cos 37, और V2 की जगह पे क्या लिखोगे? V1 cos 37, तो क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ V1 cos 37 स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? 19 इज इक्वल टू V1 प्लस ट्वाइस cos 37 4/5 का स्क्वायर कर दो 16/25, तो ये हो गया 32/25 V1। सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? 19 इंटू 25 इक्वल टू 57 V1। 19 इंटू 3 57 होता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा V1 इज इक्वल टू 25/3, मीनिंग कि जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम्स टाइट ए की वेलोसिटी कितनी होगी? 25/3।
अब हम देखते हैं कि ए की वेलोसिटी 25/3 है। टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये जो जर्क लग रहा था वो देखते हैं। ये जो बी की वेलोसिटी आई है v2, किसकी वजह से आई है? ये जो जर्क लगा उसकी वजह से आई है। तो जर्क या इम्पल्स को हम क्या बोल सकते हैं? मास ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई v2। तो मास ऑफ बी 3 kg दिया हुआ है और v2 क्या था? v1 cos 37। तो v1 का वैल्यू 25/3 है, cos 37 कितना होता है? 4/5 होता है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 100/5। ठीक है, ये आपका कितना आ गया? 20 न्यूटन सेकेंड। तो आपका आ गया इम्पल्स की वैल्यू 20 न्यूटन सेकेंड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ द जर्क ड्यू टू टेंशन इन वन स्ट्रिंग इज 20 न्यूटन सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अभी देखो बी और सी के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा? देखो इसका v2 होगा, ये सिमेट्रिकल है तो इसका भी v2 होगा। अब ये मत बोलना सर कि दोनों का v2 है तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा। नहीं, जब वेलोसिटी लेते हैं तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखते हैं। तो देखो राइट साइड में दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, तो राइट साइड में तो कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा। ऊपर से इसका नीचे आ रहा है, नीचे से इसका ऊपर जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी क्या आ जाएगा? v2 cos 53, v2 cos 53 ट्वाइस v2 cos 53। तो क्या बोलेंगे इसको? ट्वाइस v2 क्या है? v2 तो आपका v1 cos 37 है और v1 की वैल्यू 25/3 है। तो v1 25/3 मल्टीप्लाइड बाई cos 37 विच इज़ 4/5 मल्टीप्लाइड बाई cos 53 विच इज़ 3/5। सॉल्व करते हैं इसको। 25 कैंसिल, 3 कैंसिल, तो ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी क्या होगा? 8 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो बी है वो सी के रेस्पेक्ट में नीचे जा रहा होगा। किस स्पीड से? 8 मीटर पर सेकेंड से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ए जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम्स टाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ए की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में। हमने कैलकुलेट किया था कि v1 इक्वल टू कितना आया था? v1 इक्वल 25/3 आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है कि 4 लाइट सोर्स दिए हुए हैं जो कि कोहेरेंट हैं। कोहेरेंट है मतलब सेम फेज में है। चारों का इंटेंसिटी इक्वल है I0, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका। S1 S2 के बीच का डिस्टेंस 5 लैम्डा है, S3 S4 के बीच का डिस्टेंस 7.5 लैम्डा है। अब ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट O इज 2I0, नॉट 4I0, 2I0। अभी देखो क्या करेंगे, नेट इंटेंसिटी के लिए इन दोनों का इंटेंसिटी और इन दोनों का इंटेंसिटी दोनों का एवरेज ले लेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेट इंटेंसिटी को हम एवरेज ले सकते हैं। तो S1 S2 क्या होगा? ध्यान से देखो, जब यहाँ पे लाइट आएगी, रेज आएंगी इन दोनों की वजह से, तो कैसा इंटरफ्रेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, क्योंकि 5 लैम्डा पाथ डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस जब लैम्डा का मल्टीपल होता है तो हमारा कंस्ट्रक्टिव होता है। अब ध्यान से देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस जब होता है तो एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है और इंटेंसिटी 4I0 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एट O इंटेंसिटी ड्यू टू S1 S2 कितनी आएगी? 4I0 प्लस इंटेंसिटी ड्यू टू S3 S4 क्या होगी? 7.5 लैम्डा है। तो ये दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस करेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस करेंगे मतलब इनकी वजह से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे एवरेज इंटेंसिटी क्या आ जाएगी? इन दोनों की वजह से 4I0, इन दोनों की वजह से 0I0 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये एवरेज हो गया। एवरेज कितना आ गया? 2I0। तो एट O एवरेज इंटेंसिटी ड्यू टू S1 S2 एंड S3 S4 कितना आ जाएगा? 2 ऑफ E0। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। द शेप ऑफ मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन इज सर्कुलर ऑन द बोथ साइड।
तो देखो भाई ये क्या है, ये पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स का फ्लैट स्क्रीन पे लेंगे तो क्या आएगा, सर्कुलर आएगा, तो यहाँ पे सर्कुलर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी पे क्या है, नेट इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस 12 मीटर फ्रॉम ओ से 12 मीटर के ऊपर, यहाँ पे 12 मीटर ऊपर, तो देखते हैं क्या होगा। फिर से वही हम करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों का इंटेंसिटी निकालेंगे, इन दोनों का निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, एवरेज कर देंगे। देखते हैं, तो 12 मीटर पे हमको ये देखना पड़ेगा कि 12 मीटर पे इंटेंसिटी इन दोनों की वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा, ये हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे यदि हम y लिख दें, हाइट को y लिख दें, तो ये 16 है, y आपका 12 हो गया, tan थीटा 3/4 हो जाएगा, tan थीटा 3/4 मतलब थीटा की वैल्यू 37 आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये 5 लैम्डा है, 5 लैम्डा है तो पाथ डिफरेंस क्या लिखोगे, 5 लैम्डा कॉस थीटा, तो पाथ डिफरेंस फॉर सोर्स 1 एंड 2 डेल्टा 1 2 क्या लिखोगे, 5 लैम्डा कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा कितना है 37, तो 5 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, कॉस 37 कितना होता है 4/5 होता है, तो ये आ गया 4 लैम्डा। तो यदि इन दोनों का पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा है तो ये दोनों 12 मीटर के ऊपर कौन सा इंटरफेरेंस करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विच इज 12 मीटर के ऊपर। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो इंटेंसिटी ड्यू टू 1 2 कितनी हो जाएगी, 4I0 हो जाएगी। S3 S4 में देखते हैं क्या आएगा, डेल्टा 3 4, 3 और 4 के बीच का पाथ डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा 7.5 लैम्डा कॉस 5, 7.5 लैम्डा कॉस 5। देखो ये 12 है, ये 9 है, तो यहाँ पे कॉस 5 कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 7.5 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 3/5, ये कितना आएगा आपका, ध्यान से देखो 0.5 है, ये 3/5 है, ध्यान से देखो 9 लैम्डा बाई, ठीक है, ये देखो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 लैम्डा बाई 2 विच इज 4.5 लैम्डा। मतलब कि 3 और 4 के बीच का पाथ डिफरेंस एट अ पॉइंट 12 मीटर फ्रॉम O विल बी 4.5 लैम्डा, जो कि लैम्डा का मल्टीपल तो है नहीं, तो यहाँ पे ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। तो 12 मीटर अबव O S1 S2 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, S3 S4 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। तो एवरेज निकालना होगा तो हम क्या बोलेंगे, एवरेज निकालना होगा तो हम यहाँ बोलेंगे कि भाई इनका कंस्ट्रक्टिव है तो 4I0 प्लस इनका डिस्ट्रक्टिव है तो 0, एवरेज निकाल लो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ट्वाइस ऑफ I0 हो गया। तो यहाँ पे 12 मीटर अबव O आपका एवरेज इंटेंसिटी ट्वाइस I0 आ गई, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही है। अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी दिया है सेपरेशन बिटवीन मैक्सिमा नियरेस्ट टू O ड्यू टू सोर्सेज ऑन द लेफ्ट साइड ओनली। देखो लेफ्ट साइड ओनली, यहां का जो मैक्सिमा निकलेगा, ध्यान से देखो 5 लैम्डा है, यहाँ पे 5 लैम्डा पाथ डिफरेंस है, इसके बाद ऊपर जैसे जैसे जाओगे पाथ डिफरेंस कम होता जाता है, तो 5 लैम्डा के बाद कितना आएगा 4 लैम्डा। और अभी अभी हमने निकाला है कि जब 12 मीटर ऊपर पाथ डिफरेंस कितना आ रहा था 4 लैम्डा, तो ये आपको फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पहला मैक्सिमा O पे मैक्सिमा मिलेगा S1 S2 की वजह से, उसके जस्ट बाद फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ मिलेगा 12 मीटर के डिस्टेंस पे, तो Y12 कितना हो जाएगा 12 मीटर। दूसरे में देखते हैं, एंड सेकेंड मैक्सिमा नियरेस्ट टू O ड्यू टू सोर्सेज ऑन द राइट साइड ओनली। राइट साइड की वजह से मैक्सिमा कब मिलेगा, यहां पे देखो, यहां पे क्या है 7.5 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे पाथ डिफरेंस कम होता जाएगा। तो पहला मैक्सिमा कितनी दूरी पे मिलेगा, जब आपका पाथ डिफरेंस 7 लैम्डा हो। दूसरा मैक्सिमा कब मिलेगा, जब आपका पाथ डिफरेंस 6 लैम्डा हो। ठीक है, तो Y34 क्या बोलेंगे, Y34 कितना होना चाहिए आपका, ध्यान से देखो
कि पाथ डिफरेंस आपका 6 लैम्डा होना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस 6 लैम्डा होना चाहिए, तो ये हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि 7.5 लैम्डा cos phi मस्ट बी इक्वल टू 6 लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, cos phi इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 7.5 विच इज ये हो जाएगा आपका 4/5। तो cos phi कितना है 4/5 है। तो cos phi 4/5 है। अब देखो y क्या आएगा, cos phi 4/5, तो tan phi क्या लिखोगे, tan phi इज इक्वल टू tan phi क्या आएगा 3/4। cos phi 4/5, tan phi 3/4। तो tan phi हम लिखेंगे y34, ये कितना ऊपर आएगा, और ये 9 मीटर का डिफरेंस है, 9 मीटर। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, तो y34 आ जाएगा आपका 27/4। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो डिफरेंस कितना आएगा y12 माइनस y34, तो 12 माइनस 27/4 विच इज इक्वल टू 21/4। तो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, ये एक लिफ्ट है, उसमें 2 स्ट्रिंग हैंगिंग है S1 S2। लिफ्ट t इज इक्वल टू 0 पे g एक्सेलरेशन से अपवर्ड जाने लगी, एंड एट t इक्वल टू 0 हमने क्या किया, S1 में ऊपर एक पल्स प्रोड्यूस की, S2 में एक नीचे पल्स प्रोड्यूस की। तो अब हम क्या बोलेंगे कि S2 और S1, तो S2 को x नीचे से यदि हम x हाइट ऊपर ले लें, तो x हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ 2 विल बी x। x कहाँ से है, यहाँ से अपवर्ड ऐसे है x, ठीक है। यहाँ से वेलोसिटी ले लूँ, तो वेलोसिटी आप कैलकुलेट करोगे तो √2gx आ जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में आएगा, ये आपका आएगा स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में। स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में √2gx से ऊपर जा रहा है। इनिशियल क्या था, अब इसको एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv/dx होता है, ऐसा v dv/dx करो, v को √2gx लिख दो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या मिलेगा √2g डिवाइडेड बाई यहाँ पे ट्वाइस √x। 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बच जाएगा g अपवर्ड। अब ये डायरेक्शन है, इसको आई कैप मत समझ लेना, ये अपवर्ड डायरेक्शन है। तो इसका क्या होगा अपवर्ड एक्सेलरेशन, उसी तरह से इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा अपवर्ड एक्सेलरेशन। तो जो दोनों पल्स हैं उनका विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग एक्सेलरेशन क्या होगा अपवर्ड। ऑप्शन नंबर बी और सी देखो, एक्सेलरेशन ऑफ द पल्स इन द स्ट्रिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 2g डाउनवर्ड, 1 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में g अपवर्ड है और स्ट्रिंग खुद g से अपवर्ड जा रही है, लिफ्ट के साथ बंधी हुई है ना, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ट्वाइस जी अपवर्ड होगा ना, डाउनवर्ड तो होगा नहीं। तो इन दोनों स्ट्रिंग में जो पल्सेस हैं उनका एक्सेलरेशन क्या होगा 2g अपवर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कि बोथ द वेव पल्सेस विल बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एट t इक्वल टू √L/2g। कैलकुलेट करके देखते हैं आता है कि नहीं आता है। अभी देखो क्या है, हमको दोनों पल्स का पता है कि एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग क्या है g अपवर्ड है। पल्स 1 के लिए जो S1 में यहां पे पल्स बन रहा है उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा √2gl, x की वैल्यू l हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे हाइट h1 की हाइट क्या होगी h1 इज इक्वल टू l, यहां से l है, ये जितना नीचे आएगा उसको हम l में से माइनस कर देंगे। तो l माइनस कितना माइनस करोगे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है √2gl, ये इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम t, और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो माइनस हाफ एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है g अपवर्ड है, तो gt स्क्वायर।
ये वेलोसिटी डाउनवर्ड है, इसलिए यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो h1 इज इक्वल टू एल माइनस दिस। उसी तरह से h2 क्या हो जाएगा, h2 की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 पल्स 2 की, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। अब हॉरिजॉन्टल लेवल सेम होना है, h1 h2 को क्या करते हैं, इक्वल कर दें, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल माइनस रूट ओवर ऑफ ट्वाइस जी एल टाइम्स टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ट्वाइस जी एल टाइम्स टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी इक्वल रूट ओवर ऑफ एल बाई ट्वाइस जी। तो ऑप्शन नंबर ए इज आल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं अब क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि व्हेन टू पल्सेज आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल हाइट रेज्ड बाय द लिफ्ट। मतलब भाई कि जितने टाइम में ये पल्सेज सेम लेवल पे आएंगी उतने टाइम में लिफ्ट कितनी ऊपर गई, तो लिफ्ट कितने ऊपर जाएगी, हाइट रेज्ड बाय द लिफ्ट हाफ एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट जी टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना है रूट ओवर ऑफ एल बाई टू जी का स्क्वायर, कितना आ जाएगा जी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई एल बाई ट्वाइस ऑफ जी, तो क्या हो जाएगा एल बाई 4। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा एक प्रिज्म है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, प्रिज्म एंगल a है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। अब ये दिया हुआ है कि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैपिटल n1 रेट से चेंज हो रहा है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैपिटल n2 रेट से चेंज हो रहा है। अब हमको ये निकालना है कि कंडीशंस क्या होंगी कि ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है ये इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस के इंक्रीज या डिक्रीज करने पे कंडीशन क्या है, देखो शुरू में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लगाएं, साइन आई मल्टीप्लाइड बाई n1 इज इक्वल टू साइन r1 मल्टीप्लाइड बाई n2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन r1 इक्वल टू n1 बाई n2 साइन आई, ऐसा हो गया। इस पे हम अप्लाई करें, क्या मिलेगा, n2 साइन r2 विल बी इक्वल टू n1 साइन ई। r2 के जहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, r1 प्लस r2 क्या होता है, a होता है, तो n2 साइन a माइनस r1 इज इक्वल टू n1 साइन ई। तो यहाँ से हम साइन e इक्वल क्या लिख सकते हैं, साइन e इज इक्वल टू n2 बाई n1 साइन a कॉस r1 माइनस कॉस a साइन r1, ऐसा आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है कि E आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, तो इधर आपका आ जाएगा कॉस E डी बाई डी टी। इधर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, n2 साइन A डिवाइडेड बाई n1 क्यूब अंडर रूट ऑफ n2 स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई मल्टीप्लाइड बाई n1 कैपिटल n2 माइनस स्मॉल n2 कैपिटल n1। ऐसे आपकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। नाउ ये जब वैल्यू आती है, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करो। कॉस ई कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्यूट एंगल है। अब ये निगेटिव हो नहीं सकता, ये पूरा साइड पॉजिटिव होने के लिए इसको पॉजिटिव और इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि यदि डी बाई डी टी पॉजिटिव होना है, मीनिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ
एंगल ऑफ इमर्जेंस पॉजिटिव होना है तो ये साइड भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो पॉजिटिव होने के लिए हम क्या बोलेंगे यहां पे, इफ, तो इफ डी बाई डी टी इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होना पड़ेगा कि n1 कैपिटल N2 इज आल्सो ग्रेटर देन स्मॉल n2 कैपिटल N1। और ऐसा होने के लिए हमको क्या होना है कि स्मॉल n1 बाई कैपिटल N2 इज ग्रेटर देन कैपिटल N1 बाई कैपिटल N2। ठीक है, तो ये ऑप्शन यदि आपका है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस बढ़ेगा। इसका अपोजिट कर दोगे तो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी एंड सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है कि दो हीटर हैं। हीटर 1 टेक्स 10 मिनट्स टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ए ऑफ मास 2 kg बाई 20 डिग्री सेल्सियस। अब हमको पता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होती है, ms डेल्टा थीटा, और ms डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, पावर ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई टी। मास की वैल्यू 2 kg दे रखी है, s की वैल्यू 6000 है, डेल्टा थीटा की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, पावर ऑफ 1 हमको पता नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है, हीटर टेक्स 10 मिनट्स, 10 मिनट्स है तो 600 सेकेंड। तो सॉल्व कर लो तो P1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 400 वाट। तो हीटर 1 की पावर कितनी है, 400 वाट। तो ऑप्शन 1 पावर ऑफ हीटर 1 इज 400 वाट, दैट इज करेक्ट। हीटर 1 का रेजिस्टेंस कितना होगा, P1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई R1 लिख सकते हो आप। 400 इज इक्वल टू पोटेंशियल कितने वोल्ट सप्लाई के क्रॉस है, 200, तो 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1। तो R1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 ओम आ जाएगा। तो हीटर 1 का रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। हीटर 2 के लिए क्या दिया हुआ है, हीटर 2 टेक्स 20 मिनट्स टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड B ऑफ मास 4 kg बाई 20 डिग्री सेल्सियस। मास ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई SB मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा थीटा इज इक्वल टू पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन। मास ऑफ B 4 kg, SB इज 12,000 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड B का कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 इज इक्वल टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है, हीटर B टेक्स 2 टेक्स 20 मिनट्स, 20 मिनट्स मतलब 1200 सेकेंड्स। इसको सॉल्व करेंगे तो पावर ऑफ 2, 1200 12,000 10 टाइम्स तो 800, पावर ऑफ 2 इज 800 वाट। तो जो हीटर 2 है उसका पावर कितना है, 800 वाट। अब रेजिस्टेंस निकालना होगा तो क्या करेंगे, हमको पता है कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई R2 होगा। कितना पोटेंशियल हम कर रहे हैं, 400 वोल्ट, तो 800 इक्वल टू 400 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2। तो R2 विल बी इक्वल टू 200 ओम। तो हीटर 2 का रेजिस्टेंस कितना है, 200 ओम। ऑप्शन नंबर बी विच इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट। आगे देखते हैं क्या दिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में है कि इफ बोथ हीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ बोथ हीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, बोथ हीटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 100 प्लस 200, तो टोटल कितना हो गया, 300 ओम। सीरीज अक्रॉस अ 300 वोल्ट सप्लाई, 300 वोल्ट सप्लाई है तो पावर कितना आ जाएगा, 300 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 300, ये पावर हो गया। टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाई टी मस्ट बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ए, लिक्विड ए का मास कितना था 2 kg, स्पेसिफिक हीट कितना था 6000, बाई हाउ मच टेम्परेचर, कितना बढ़ा रहे हैं
30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। तो कितना टाइम लेगा? T इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व कर लो, 330 मल्टीप्लाइड बाई 6000 मल्टीप्लाइड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 300। तो ये आपका कितना आ जाएगा? T इज इक्वल टू 1200 सेकेंड, 1200 सेकेंड और इक्वल टू 20 मिनट्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है? ये आपका सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर, यहाँ इंडक्टर, ये कैपेसिटर है, यहाँ पे एक बैटरी है। बैटरी को स्विच से हम ऐड करते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, और इंडक्टर पे हमारा रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का इंडक्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा और इंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है, इंडक्टर क्लोज सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अभी क्या होगा कि आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यहां से करंट I1 जा रहा है, यहां से करंट I2 से जा रहा है और यहां से करंट I3 जा रहा है। तो इन स्टेडी स्टेट आप क्या बोल सकते हो कि इन दोनों का जो फील्ड होगा, फ्लक्स होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे? L2 टाइम्स I2 इक्वल टू L3 टाइम्स I3। तो L2 क्या है? L2 आपका ट्वाइस L2 है, तो ट्वाइस L2 I2 इक्वल टू 4L I3। L से L कैंसिल हो गया, I2 इज इक्वल टू 2I3 हो गया। I2 और I3 में ये रिलेशन मिल गया हमको। अभी क्या है? रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन L1 एंड L2। L1 और L2 के बीच में जो रेशियो है एनर्जी स्टोर्ड का, वो हमको निकालना है। ना ध्यान से देखो, यहाँ पे I1 है, ये I2 I3 है। इन स्टेडी स्टेट क्या हो जाएगा? इन स्टेडी स्टेट I1 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I3। हमको I1 और I2 के बीच में कंपेयर करना है, तो I3 को भी हम I2 के टर्म्स में लिख दें। I3 इज इक्वल टू I2 बाई 2 हो जाएगा, तो I1 इज इक्वल टू 3I2 बाई 2, ऐसा। अब एनर्जी स्टोर्ड इन 1, इंडक्टर 1, तो U1 एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ L I1 स्क्वायर। I1 स्क्वायर को क्या लिखोगे? 3I2 बाई 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 9L I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। 9L I2 स्क्वायर बाई 8, ये हो गया U1। उसी तरह से एनर्जी स्टोर्ड इन 2, सेकेंड वाला क्या आएगा? U2। U2 क्या लिखोगे? एनर्जी स्टोर्ड इन 2 विल बी हाफ ट्वाइस L I2 स्क्वायर विच इज L I2 स्क्वायर। तो ये U2 है, ये U1 है। U1 और U2 के बीच का रेशियो देखो क्या आ रहा है? U1 बाई U2 इज इक्वल टू 9 बाई 8। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन L1 एंड L2 इन स्टेडी स्टेट इज 9 बाई 8 विच इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या है? रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन L1 एंड L3। देखो L1 का तो आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे L1 का 9 बाई 8 I2 स्क्वायर है। L3 का क्या निकालें? L3 का भी I2 के टर्म्स में निकाल दे। तो U3 क्या लिखेंगे? U3 लिखेंगे हाफ L3 I3 स्क्वायर। तो हाफ L3 की वैल्यू क्या लिख दो? 4L लिख दो, और I3 के यहाँ जगह पे क्या लिख दो? I2 बाई 2 लिख दो, स्क्वायर कर दो, देखो क्या मिलेगा? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ L I2 स्क्वायर। तो ये U3 हो गया। अब U1 और U3 के बीच में रिलेशन पूछ रहे हैं, तो U1 बाई U3, ये U1 है, तो U1 बाई U3, ये 9 बाई 8 L I2 स्क्वायर है, ये 1 बाई 2 है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? 9 बाई 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज आल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या है? द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन L2 एंड L3। देखो भाई, अभी हमने L2 का निकाला था, U2 कितना आया था यहाँ पे? U2 आपका आ गया था
Li2 स्क्वायर। तो भाई L2 और L3, यहाँ पे L3 है, इसके बीच का रेशियो क्या है 2 है। भाई L2 क्या है, ये एनर्जी इसके डबल है ना, तो रेशियो कितनी है 2 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज आल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी इज करेक्ट। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर डी? चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट इज ट्वाइस सी। कैपेसिटर किस बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है? ई के। तो कैपेसिटर पे चार्ज क्या होता है? सी होता है, ट्वाइस सी नहीं होता है। तो चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज CE, नॉट ट्वाइस सी। तो ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? एक पार्टिकल है जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है। उसका पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन ये दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू x, और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x का ग्राफ आपका ये दिया हुआ है। अभी क्या करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x का ग्राफ है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है? मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 69 जूल। आपको पता है मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। किसी भी, अभी देखो आपके क्वेश्चन में यदि भी दिया हुआ है कि एट x इक्वल टू 5 मीटर द पार्टिकल हैज एन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 50 जूल। तो x5 पे पोटेंशियल कितना होगा? u5 इज इक्वल टू 15, पोटेंशियल एनर्जी 15 प्लस 5 माइनस 3 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 19 जूल। तो एट x इक्वल टू 5 पोटेंशियल एनर्जी इज 19 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू u5 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 5 विच इज इक्वल टू u5 अभी हमने 19 जूल निकाला है, काइनेटिक एनर्जी आपका 50 जूल दिया हुआ है। तो टोटल कितना हो गया? 69 जूल। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 69 जूल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी, एट x इक्वल टू 3 द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम। ध्यान से देखो, x इक्वल टू 3 पे ये पार्ट क्या हो जाएगा? 0। ये पार्ट नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो x इक्वल टू 3 पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 54 जूल। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा? जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 15 जूल। तो क्या हम बोलेंगे कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जब होगा उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। और तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमको बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी माइनस यू मिनिमम। मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? 69 जूल। यू मिनिमम कितना है? 15 जूल। माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 54 जूल। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 54 जूल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 34 में वर्क डन वर्सेस डेल्टा टी का ग्राफ दिया हुआ है। तो वर्क डन वर्सेस डेल्टा टी का ग्राफ दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि वन ऑफ दिस ग्राफ इज आइसोबारिक, वन ऑफ दिस ग्राफ इज एडियाबैटिक फॉर आर्गन, एंड वन ऑफ दिस ग्राफ इज एडियाबैटिक फॉर नाइट्रोजन। तो अब हमको यही पता करना है कि कौन सा है। देखो, जब भी ग्राफ आए स्लोप देख लो सीधे सीधे। तो आइसोबारिक प्रोसेस में, आइसोबारिक के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या लिखते हो? वर्क डन इन आइसोबारिक इज इक्वल टू NR डेल्टा टी, P डेल्टा V और NR डेल्टा टी। तो W आइसोबारिक डिवाइडेड बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा? NR। तो ये आइसोबारिक का स्लोप हो गया। कौन सा स्लोप है हमको पता नहीं है। एडियाबैटिक के लिए क्या लिखोगे? एडियाबैटिक के लिए वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? F/2 NR डेल्टा टी, वेयर F क्या है? F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो ध्यान से देखो, आर्गन जो है वो मोनोटॉमिक है। मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 3 होता है। तो WAD डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इक्वल टू FNR/2। तो आर्गन के लिए F की वैल्यू 3 हो जाएगी, और नाइट्रोजन के लिए F की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है? 5 होता है। तो सबसे ज़्यादा स्लोप किसका होगा? नाइट्रोजन का। उससे कम स्लोप किसका होगा? आर्गन का। उससे कम स्लोप किसका होगा? आइसोबारिक प्रोसेस का। तो ये नाइट्रोजन का ग्राफ, ये आर्गन का ग्राफ, ये आइसोबारिक का ग्राफ।
तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस ग्राफ 2 इज एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर आर्गन विच इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, ग्राफ 1 इज एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर नाइट्रोजन विच इज करेक्ट। बाकी के दो ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया हुआ है, एक स्लोप है, स्लोप पे आपके दो ब्लॉक रखे हुए हैं, ए और बी, दोनों का मास सेम है। ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन μ1 है, ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन μ2 है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ2 है। अब देखो क्या है कि इफ, अभी ध्यान से देखो, ऐसा सोचो कि दो लोग जा रहे हैं, आगे वाला स्लो जा रहा है, पीछे वाला फास्ट जा रहा है। एक समय आएगा जब आगे वाला स्लो जा रहा है तो पीछे वाला क्या करेगा, आगे वाले को पुश करने की कोशिश करेगा, लेकिन कितना भी पुश कर ले पीछे वाला इससे आगे तो निकल नहीं सकता, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, साथ में जाने पड़ेगा। मीनिंग इफ इंडिविजुअल एक्सेलरेशन आगे वाले का ज़्यादा है, पीछे वाले का कम है, तो दोनों अलग अलग जाएंगे। इफ इंडिविजुअल एक्सेलरेशन आगे वाले का लो है, स्लो है, पीछे वाले का फास्ट है, तो दोनों साथ में जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि u1 इज ग्रेटर देन u2, ब्लॉक विल ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टैक्ट। नाउ ध्यान देखो, इस पे u1 इज ग्रेटर, भाई जितना ज़्यादा फ्रिक्शन लगाओगे एक्सेलरेशन उसका इंडिविजुअल उतना ही कम होगा ना, तो इस पे ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा है तो इंडिविजुअली इसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो इफ, ऑप्शन नंबर ए, इफ μ1 इज ग्रेटर देन μ2, तो इफ μ1 इज ग्रेटर देन μ2 दिस विल ट्राई टू मूव स्लो, दिस विल ट्राई टू मूव फास्ट, तो दोनों एक दूसरे को साथ में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्लॉक बी है ए से आगे तो जा नहीं सकता, तो दोनों बोथ विल मूव टुगेदर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दे विल रिमेन इन कॉन्टैक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इफ μ1 इज स्मॉलर देन, इफ μ1 इज स्मॉलर देन μ2, भाई देखो जो आगे वाला है वो फास्ट चल रहा है, दौड़ के बाहर निकल गया, तो क्या होगा, पीछे वाला पीछे रह जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो इफ जो आगे व्हीकल है वो फास्ट जा रहा है तो वो आगे निकल जाएगा, पीछे वाला पीछे रह जाएगा। तो क्या होगा कि ऑप्शन नंबर बी, इफ μ1 इज लेस देन μ2 दे विल मूव सेपरेटली, दे विल हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन विच इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज आल्सो करेक्ट। नाउ ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कि इफ μ1 एंड μ2, इफ μ1 एंड μ1 इज स्मॉलर देन μ2। देखो ऑप्शन नंबर बी और डी देखो कंट्राडिक्शन है, बी में बोल रहे हैं कि इफ μ1 इज μ2 लेस देन μ2 देन दे विल मूव सेपरेटली, डिफरेंट एक्सेलरेशन। डी में बोल रहे हैं कि इफ μ1 इज लेस देन μ2 देन उनका कॉमन होगा, ये तो होगा नहीं। इफ बी सही है तो डी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि जब ये कंडीशन होगी इफ μ1 इज ग्रेटर देन μ2 दे विल हैव कॉमन एक्सेलरेशन, वो कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा हमको यही निकालना है। कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इक्वेशन लगाएंगे, लॉज ऑफ मोशन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। कॉमन होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिंगल सिस्टम हम मान लेंगे, तो इसका mg sin थीटा फोर्स, इसका mg sin थीटा फोर्स, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, ट्वाइस mg sin थीटा। इसका कितना फ्रिक्शन लगेगा, माइनस ऑफ, फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपवर्ड लगेगा, माइनस ऑफ m μ1 g cos थीटा। इसका अपवर्ड कितना लगेगा, माइनस ऑफ m μ2 g cos थीटा। टोटल ट्वाइस ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। मास को हर तरफ से क्या करो, कैंसिल कर दो, g को कॉमन ले लो, तो g कॉमन ले लिया, ट्वाइस साइन थीटा माइनस यहाँ से क्या करो, कॉस थीटा को कॉमन ले लो, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो μ1 प्लस μ2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू g बाई 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू μ1 प्लस μ2। तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो तो सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। अगले सेक्शन में चलते हैं, सेक्शन 2 ऑफ द फिजिक्स पेपर, जो कि आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। सेक्शन 2 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इन अ हाइड्रोजन एटम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज इवन।
तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज इवन, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट, उसको उन्होंने फंक्शन लिखा हुआ है, अभी हम उसको देखेंगे। तो इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज E1, जो कि आपका कितना होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट आप क्या लिख सकते हो, E1 डिवाइडेड बाई n²। nth ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाएगा। इफ काइनेटिक एनर्जी nth ऑर्बिट में इतनी है, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा बाई 2। अब ध्यान से देखो, आई ओमेगा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम इसमें क्या होता है, क्वांटाइज होता है, बोर मॉडल याद करो। तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, तो क्या बोलेंगे कि E1 बाई n² विल बी इक्वल टू आई ओमेगा की जहाँ पे क्या लिखें, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है NH/2π, तो क्या लिखेंगे NH बाई ट्वाइस पाई, आई ओमेगा की जगह पे इतना लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा बाई 2। अभी ध्यान से देखो, हमको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई 2π, फ्रीक्वेंसी क्या होता है ओमेगा बाई 2π। तो ओमेगा बाई 2π यहाँ से सॉल्व करके लिख दें, कितना आ जाएगा, ओमेगा बाई 2π विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E1 डिवाइडेड बाई n³ टाइम्स h। ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी इन द nth ऑर्बिट। अब फ्रीक्वेंसी ये है, इसी को आपके क्वेश्चन में टर्म लिखा हुआ है x टाइम्स e डिवाइडेड बाई n टाइम्स y, n टाइम्स y टाइम्स h। तो ये y की वैल्यू 3 हो गई, x की वैल्यू 2 हो गई। आपका पूछ रहे हैं x प्लस y की वैल्यू क्या होगी, तो x प्लस y क्या होगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो आपका आंसर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, इन अ सर्टेन LCR AC सर्किट इट इज फाउंड दैट XL इज इक्वल टू ट्वाइस XC, XL इज इक्वल टू ट्वाइस XC एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज π/4। तो आपको पता है फेज डिफरेंस π/4 हो, तो tan phi की वैल्यू क्या लिखते हो आप, tan phi की वैल्यू क्या लिखोगे, XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। XL की वैल्यू ट्वाइस XC लिख दो, तो आपका क्या आ जाएगा, XC बाई R इज इक्वल टू tan π/4 विच इज 1, तो R इक्वल XC। अभी ध्यान देखो आगे क्या दिया हुआ है, नाउ द कैपेसिटेंस इज मेड 1/4। कैपेसिटेंस को क्या कर दें, 1/4 कर दें। कैपेसिटेंस x डैश c, 1/ωc'। तो c डैश क्या है, पहले वाले का c का क्या है, c/4 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको c/4 कर दोगे तो ये 4 टाइम्स ωc हो जाएगा। 1/ωc क्या था, xc था, तो x डैश इज 4 टाइम्स xc। उसके बाद दिया हुआ है कि जो इंडक्टेंस है और रेजिस्टेंस है उसको डबल कर दिया, तो XL, x डैश L विल बी इक्वल टू, अब देखो क्या होता है, XL ओमेगा L होता है, तो ओमेगा L डैश, इंडक्टेंस को डबल किया है तो ट्वाइस ओमेगा L, ट्वाइस ओमेगा L का मतलब 2 टाइम्स XL, और XL इज इक्वल टू ट्वाइस XC ऑलरेडी आपको पता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम XC। अभी हमारा फेज डिफरेंस कितना होगा, ध्यान से देखो, tan phi डैश विल बी इक्वल टू XL डैश माइनस XC डैश बाई R डैश। XL डैश 4XC, XC डैश 4XC, तो ये क्या हो जाएगा 0। जब ये 0 हो जाएगा इसका मतलब phi डैश भी क्या हो जाएगा 0, मतलब जो फेज डिफरेंस है वो आपका कितना आ जा रहा है 0। तो आपका दिया हुआ है tan इनवर्स, फेज डिफरेंस इज tan इनवर्स ऑफ x पाई बाई 4।
विच इज इक्वल टू 0। तो tan 0 किसके लिए होता है? tan की वैल्यू 0 होती है 0 एंगल के लिए। तो ये 0 कब होगा? जब x 0 होगा। तो x इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 37 में आपका आंसर कितना लिखोगे? 0। क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में ये अरेंजमेंट दिया हुआ है और हमें ये दिया हुआ है कि जो m ब्लॉक है, m ब्लॉक को हम स्लाइटली ऊपर डिस्प्लेस करते हैं तो ये ऑसिलेट करने लगेगा। तो हमें पूछ रहे हैं उस ऑसिलेशन के टाइम पीरियड का हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके टर्म्स में हमें वैल्यू बतानी है। तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये मासलेस रॉड है, ये मासलेस रॉड देखो ये भी ऊपर नीचे रोटेट करेगी, ऑसिलेट करेगी। तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा तो क्या होगा? दोनों साइड का टॉर्क, देखो ये ऊपर जाएगा तो टॉर्क लगाएगा, ये ऊपर जाएगा तो टॉर्क लगाएगा। इसको हमने x डिस्प्लेस किया अपवर्ड और मान लेते हैं कि रॉड आपकी L थीटा से क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। मान लेते हैं कि रॉड आपकी थीटा एंगल से रोटेट हो रही है, थीटा से। तो टॉर्क ड्यू टू दिस एंड टॉर्क ड्यू टू दिस, ये बोथ क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो चलो देखते हैं क्या आता है। तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन टॉर्क क्या होगा? 3 टाइम्स के L, थीटा से रोटेट कर रहे हो तो 3 टाइम्स के L थीटा, ये तो हो गया फोर्स, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये हो गया टॉर्क। दिस मस्ट बी इक्वल टू इसका टॉर्क। इसका टॉर्क क्या मिलेगा भाई? ये देखो 2k है, इसको आप x से ऊपर ले गए तो आपको लग सकता है कि सर ये तो x से एक्सटेंड हुआ है। नहीं, ये x से ऊपर जाएगा तो ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना। कितना ऊपर जाएगा? L/2 मल्टीप्लाइड बाई थीटा। तो ये वाली स्प्रिंग का स्ट्रेच कितना होगा? 2k मल्टीप्लाइड बाई x स्ट्रेच हुआ था, ये भी थोड़ा सा ऊपर चला गया तो x माइनस L/2 थीटा। ये हो गया फोर्स अप्लाइड एट दिस पॉइंट। कितना दूरी पे लग रहा है? L/2 दूरी पे। ये हो गया टॉर्क। ये बैलेंस कर दो तो k को k से कैंसिल कर दो, L को L से कैंसिल कर दो। तो 3L थीटा इक्वल टू x माइनस L थीटा बाई 2। तो 3L थीटा इज इक्वल टू x माइनस L थीटा बाई 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 7L थीटा बाई 2। तो x L थीटा बाई 2 इस साइड ले आए तो 3L थीटा प्लस L थीटा बाई 2, 7L थीटा बाई 2 x हो गया। अब ध्यान से देखो, अभी हमें जो स्प्रिंग है, ये जो ब्लॉक है, ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। ब्लॉक ऑसिलेट करेगा, ब्लॉक के लिए हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? now ध्यान से देखो, ये ब्लॉक जब ऊपर जाएगा तो इस पे ये जो k है वो नीचे फोर्स लगाएगा और ये भी किधर फोर्स लगाएगा? नीचे फोर्स लगाएगा। तो हम क्या लिखते हैं कि माइनस ऑफ m टाइम्स एक्सेलरेशन d स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू, तो माइनस ऑफ m टाइम्स एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स कितना लग रहा है? यहाँ पे ध्यान से देखो, जो k है उसको आप किधर ले जा रहे हो? x से ऊपर ले जा रहे हो। तो क्या लिखेंगे कि k टाइम्स x प्लस 2k वाला कितना फोर्स लगाएगा? 2k टाइम्स x माइनस L थीटा बाई 2। ठीक है, तो माइनस ऑफ m टाइम्स a इक्वल k टाइम्स x प्लस 2k टाइम्स x इक्वल टू हमारा 7L थीटा बाई 2 आया था। तो L थीटा बाई 2 के जहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? x बाई 7 लिख सकते हैं। तो x माइनस x बाई 7 क्या होगा? x माइनस x बाई 7 आपका हो जाएगा 6x बाई 7। इसको सॉल्व कर लो। माइनस ऑफ ma इक्वल, ये कितना हो गया? 12kx बाई 7 प्लस kx, ये आपका आ जाएगा 19kx बाई 7। now ध्यान देखो, माइनस m टाइम्स एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी तो लिखते हैं, माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x को कैंसिल कर दो तो m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 19k बाई 7। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 19k बाई 7। क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में ये दिया हुआ है
कि एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कितने हाइट पे चक्कर लगा रहा है? 3r हाइट फ्रॉम द सरफेस। तो आप उस सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या बता सकते हो? वेलोसिटी विल बी इक्वल टू √g कैपिटल M डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। कहाँ से डिस्टेंस? सेंटर से। सरफेस से 3r है तो सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा? 4r। अब वो क्या बोल रहे हैं कि इफ़ ये वेलोसिटी को हम बीटा टाइम्स v कर दें, मतलब इस वेलोसिटी को हम रिड्यूस कर दें, तो v डैश इज इक्वल टू बीटा टाइम्स √gm/4r। तो क्या बोल रहे हैं कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ द अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3r और r 4r, और मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r। तो एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट अब हम लिखें तो क्या बोलोगे? सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस 4r और ये r, तो मेजर एक्सिस का लेंथ कितना हो गया? 5r। तो -g कैपिटल M स्मॉल m बाई 5r, ये आपका एनर्जी हो गया। एनर्जी टोटल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी कितना लिखोगे? -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना है? 4r, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखोगे? ½ mv²। अब ये जो वेलोसिटी है ये क्या है? बीटा टाइम्स v है, तो बीटा टाइम्स v ये वेलोसिटी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, देखें क्या आता है। तो इसको सॉल्व करो, -g कैपिटल M बाई r, ये बीटा की जगह पे आपने कितना लिख दिया? ये बीटा v की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी स्क्वायर करके, तो बीटा स्क्वायर gm/4r। now ध्यान से देखो, gm/4r, तो -gm कैपिटल M स्मॉल m बाई 5r इक्वल टू -g कैपिटल M स्मॉल m बाई 4r प्लस m यहाँ पे g कैपिटल M स्मॉल m बाई 4r इंटू बीटा स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। इसको अब सॉल्व जब हम करेंगे तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी, बीटा इज इक्वल टू √2/5। यहाँ जब बीटा की वैल्यू हमारी √2/5 आती है तो हम क्या देखेंगे? बीटा इज इक्वल टू √2/5 आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बीटा है वो √2/k है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में बीटा √2/k दिया हुआ है, हमारा सॉल्व करने पे 2/5 आ रहा है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k वैल्यू 5, तो आंसर आपका कितना है? 5। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ है कि दो चार्ज दिए हुए हैं, एक प्लस q दिया हुआ है, एक माइनस q दिया हुआ है। प्लस q चार्ज माइनस q चार्ज के बीच का डिस्टेंस आपका a दिया हुआ है, स्मॉल a, और एक इनफाइनाइट प्लेट रखी हुई है। इनफाइनाइट प्लेट कहाँ पे रखी हुई है? q से a/3 के डिस्टेंस पे रखी हुई है। अब ये हमें निकालना है कि इस इनफाइनाइट प्लेट से आपका जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो यहाँ से ऐसे आएगा, ये ऐसे। अब सिंस ये इनफाइनाइट प्लेट है तो क्या होगा? इनफाइनाइट प्लेट है, ये देखो Q की वजह से टोटल फ्लक्स हर तरफ का मिला लो, सब फ्लक्स, तो Q की वजह से टोटल फ्लक्स क्या होगा? Q/ε0। लेकिन उसका हाफ जो फील्ड है, जो हाफ फील्ड है वो इस प्लेट से होके क्रॉस करेगा, मीनिंग Q की वजह से फ्लक्स क्या होगा? Q/2ε0। सेम वे में इसमें देखें तो यहाँ पे ऐसे फील्ड आएगी, इंटर करेगी, तो इसमें क्या होगा? टोटल फ्लक्स Q/ε0, और उसका जो हाफ है फील्ड वो इस प्लेट से होके क्रॉस होगा, तो Q/2ε0। चार्ज Q की वजह से फ्लक्स Q/2ε0, चार्ज माइनस Q की वजह से फ्लक्स Q/2ε0। टोटल फ्लक्स क्या होगा?
टोटल फ्लक्स आप बोल दोगे कि Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स आपका आ जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपका आंसर में क्या दिया हुआ है कि टोटल फ्लक्स इज 2Q बाई K एप्सिलॉन नॉट। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस Q बाई K एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या आ जाएगी? K इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आएगा? 2।